हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं गणित विषय के अंतर्गत बहुविकल्पी प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत आज यहाँ पर हम रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाले प्रश्नों को देखेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने आपको सही विकल्प चुनकर लिखने वाले प्रश्नों का अध्ययन कराया था। आपने पिछला वीडियो अगर नहीं देखा है तो आपको एंड स्क्रीन पर उसकी लिंक शेयर की जाएगी, आप उसको क्लिक करके जरूर देखिएगा। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि बहुविकल्पी प्रश्न 30 अंक के प्रश्न पत्र में पूछे जाते हैं और इसके अंतर्गत रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाले 6 प्रश्न 6 अंक के पूछे जाते हैं, जिनका कि आज हम अध्ययन कर रहे हैं। जिसमें आप देख रहे हैं सबसे पहला प्रश्न, कर्णी 2 एक खालिस्तान संख्या है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जितनी भी कर्णी वाली संख्याएं हैं वे सभी अपरिमेय संख्या का रूप हैं, तो इसे हम इसका आंसर देंगे अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न जैसा कि देख रहे हैं कि एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल खालिस्तान संख्या होगा, तो यहाँ पे हम इसका आंसर देंगे अपरिमेय संख्या होगा। इसके बाद बच्चों अगला प्रश्न देख रहे हैं जिसमें 3 कर्णी 5 का कर्णी घात है, तो इसमें आपको कर्णी घात लिखनी है। कर्णी के ऊपर अगर कोई संख्या नहीं दी गई है तो हमेशा ध्यान में रखना है कि घात 2 है। यदि ऐसा लिखा रहता 3 कर्णी 3 और फिर 5 लिखा होता, तो यहाँ पे कर्णी के ऊपर जो घात होती है 3 के बराबर होती है। बच्चों, इसके बाद हम अगला प्रश्न देख रहे हैं, प्रश्न क्रमांक 4, जिसमें आप देख रहे हैं कि बहुपद हमें ज्ञात है और इस बहुपद में आप ध्यान से देखेंगे तो x या 2 का गुणांक दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देखिए तो यहाँ आपको ऋण 1 के बराबर दिखाई दे रहा है, तो ऋण 1 ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। इसके बाद चलिए प्रश्न क्रमांक 5 देखें, जिसमें 2 घात वाले बहुपद को खालिस्तान बहुपद कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका आंसर लिखे हुए हैं, उसमें से कोई एक जवाब देना है, तो द्विघाती बहुपद आपका इसमें सही उत्तर होगा। इसके बाद चलिए प्रश्न क्रमांक 6 देखें, जिसमें लिखा हुआ है कि 3x की घात 3 धन x या 2 धन 2 में x या 3 का गुणांक। तो यहाँ पे आपको x या 3 का गुणांक दिखाई दे रहा है जो कि 3 के बराबर है। बच्चों, इसके बाद हम अगला प्रश्न देख रहे हैं 7वें नंबर का, जिसमें लिखा हुआ है कि π/2 x या 2 धन x में x या 2 का गुणांक खालिस्तान है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं π/2 का गुणा हुआ है, तो हम इसे π/2 आंसर लिख देंगे कि इसका गुणांक π/2 है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न 8वें नंबर का, 3x या 3 में x या 3 का गुणांक है, तो 3 का गुणा हुआ है, अब देख रहे हैं तो 3 आंसर इसका आएगा। इसका 9वां प्रश्न जैसे कि देख रहे हैं कि इस बहुपद में आप देख रहे हैं कि x की घात 2 का जो गुणांक है, ध्यान से देखेंगे चिन्ह सहित, तो आपको ऋण 2 दिखाई दे रहा है, तो इसका आंसर होगा ऋण 2 होगा। आइए प्रश्न क्रमांक 10 देखें, जिसमें रेखी बहुपद में चर की अधिकतम घात होती है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि रेखी बहुपद का जो मानक रूप होता है वह होता है ax धन b, तो x चर राशि, इसकी अधिकतम घात यहाँ पे 1 दिखाई दे रही, तो इसका आंसर होगा 1 होती है। बहुपद में चर की घात सदैव खालिस्तान होती है, तो यहाँ पे इसका जो आंसर देना है बच्चों, 11वें प्रश्न का आंसर पूर्ण संख्या होती है। इसका आंसर आप देंगे एक पूर्ण संख्या होती है। इसके बाद बच्चों आप देख रहे हैं 12वां प्रश्न, अशून्य अचर पद की घात सदैव, तो 12वें का जो आंसर है आपको देना है उसमें शून्य होती है। इसके बाद अगला प्रश्न 13वें नंबर का, बहुपद में सबसे बड़े घात वाले घातांक को बहुपद का हम घात कहते हैं, इसका आंसर आपको लिखना है घात कहते हैं। इसके बाद 14वां प्रश्न है, जिसमें आपको बिंदु दिया गया है निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत, तो पहला वाला भुज कहलाता है और दूसरे नंबर पे जो है कोटि कहलाती है, तो ऋण 6 इसका आंसर सही होगा कि ऋण 6 इसकी कोटि होगी। अगर भुज पूछता तो आप यहाँ पे 7 लिखते। अगला प्रश्न बच्चों, यहाँ पे बाएं अक्ष पर स्थित बिंदुओं के निर्देशांकों का भुज खालिस्तान होता है, तो यहाँ पे आपको इसका जो आंसर देना है वह देना होगा शून्य होता है। तो हम प्रश्न क्रमांक 16 देखें, जिसमें आपको लिखा हुआ है कि बिंदु S शून्य ऋण 2 में भुज का मान है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि भुज यहाँ पे आपको 0 दिखाई दे रहा है, तो इसमें आप 0 लिख देंगे, और कोटि पूछता तो ऋण 2 के बराबर लिखते। अगला प्रश्न है 17 नंबर का, मूल बिंदु के निर्देशांक खालिस्तान होते हैं, तो यहाँ पे आपको लिखना है 0 0 होते हैं। जब हम दो यहाँ पे देखते हैं कि दो अक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, x और y अक्ष, तो एक प्रतिच्छेद बिंदु प्राप्त होता है, इसे हम मूल बिंदु के नाम से जानते हैं और इसके निर्देशांक 0 0 होते हैं। अब आप देखिए अगला प्रश्न है कि ऋण 4 का चतुर्थांश। हमने जैसे कि आपको पूर्व में बताया कि प्रथम द्वितीय तृतीय और ये चतुर्थांश कहलाते हैं। तो प्रथम चतुर्थांश में चिन्ह धन और धन होते हैं भुज और कोटि के, इसमें होते हैं आपका ऋण धन और इसमें होंगे आपके ऋण ऋण और यहाँ पे होंगे धन ऋण। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दोनों में ऋण आ रहे हैं, इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वह बच्चों होगा तृतीय चतुर्थांश। इसके बाद अगला प्रश्न है
कि दोनों अक्षों के कटान बिंदु को खालिस्तान कहते हैं। तो यहाँ पे हमने अभी आपको बताया कि दोनों अक्ष जहाँ पे काटती है एक दूसरे को, ये चित्र में दिख रहा है, उसको हम कहते हैं मूल बिंदु। बच्चों प्रश्न क्रमांक 20 देख रहे हैं, जिसमें आप किसी बिंदु की y अक्ष से लंबवत दूरी उस बिंदु का हम इसको कहेंगे कि x निर्देशांक कहलाती है, या इसे हम कहते हैं भुज। और इसी तरीके से अगला प्रश्न है कि किसी बिंदु की x अक्ष से लंबवत दूरी उस बिंदु का y निर्देशांक अथवा कोटि कहलाती है। आपको इसका आंसर लिखना है, कोटि कहलाती है। इसी के बाद 22वां प्रश्न है, x बराबर 0 खालिस्तान का समीकरण है। तो जब हम x y 0 लेते हैं तो हमेशा यह y अक्ष का समीकरण होता है। इसका आंसर आएगा y अक्ष का समीकरण है। इसके बाद हम 23वां प्रश्न देख रहे हैं, जिसमें आप देख रहे हैं x बराबर a लिखा हुआ है। इसका जो आलेख है खालिस्तान के समांतर एक सरल रेखा होती है। तो हमेशा जब हम यहाँ पे x अक्ष और y अक्ष लेते हैं तो x का मान लेते हैं x बराबर a, तो कोई बिंदु है आप देखेंगे और यहाँ से एक सरल रेखा बनाएंगे तो ये y अक्ष के समानांतर दिखाई दे रही, तो इसे हम लिखेंगे y अक्ष के समानांतर एक सरल रेखा होती। 24वां प्रश्न, जिसमें समीकरण 0 1 का आलेख खालिस्तान अक्ष पर स्थित है। जब आप इसी तरीके से बनाते हैं और 0 1 को निर्देशित करते हैं तो 0 तो भुज का मान है और 1 यहाँ पे निर्देशांक निर्देशित करते हैं तो 0 1 हो गया ये। और आप देख रहे हैं कि ये कौन से अक्ष पर स्थित है, तो इसे हम लिखेंगे y अक्ष पर स्थित होगा। इसके बाद बच्चों 25वां प्रश्न, जिसमें एक चर वाले प्रत्येक रैखिक समीकरण का एक, तो इसका जो आंसर देना है अद्वितीय हल होता है, अद्वितीय हल होता है। इसके बाद बच्चों हम 26वां प्रश्न देखें, जिसमें दो चरों वाले एक घात समीकरण को, दो चर की बात कर रहे हैं और घात एक ही है, तो इसे हम दो चरों वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। दो चरों वाला रैखिक समीकरण के नाम से ही जानते हैं। इसके बाद बच्चों हम देख रहे हैं प्रश्न क्रमांक 27, जिसमें आप देख रहे हैं कि एक समीकरण दिया गया है और इसमें y का मान निकालना है। आप समीकरण लिखेंगे 3y धन 4 बराबर 0, यहां से पक्षांतर करेंगे 4 का, ऋण 4 होगा, और फिर y का गुणांक का पक्षांतर करेंगे तो 4/3 आ गया। तो इसका आंसर आ गया आपका ऋण 4/3 के बराबर। बच्चों 28वां प्रश्न, जिसमें रैखिक समीकरण दिया गया, इसका आलेख एक खालिस्तान रेखा होता है, तो इसमें आंसर देंगे सरल रेखा होता है। इसके बाद 29वां प्रश्न, इसमें हमें एक समीकरण दिया है, x का मान 1 रख रहे हैं हम यहाँ पे, तो x धन 2y बराबर 5 है, x के स्थान पे 1 रख देंगे, सरल करेंगे तो देखते हैं 1 का पक्षांतर करके ऋण 1 हो जाएगा। अब यहाँ से हमें 4 प्राप्त हुआ और 2 गुणांक में तो इसके बटे में चला जाएगा, 2 बार कैंसिल कर देंगे तो y का मान हमें 2 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से इसका आंसर आएगा 2 के बराबर। आइए प्रश्न क्रमांक 30 नंबर का देखें, जिसमें x के मान की बात हो रही है। तो ये समीकरण ज्ञात है हमें, 4x धन 5 बराबर 5, पक्षांतर कर दे 5 का तो 5 ऋण 5 हो जाएगा, पक्षांतर के 0 प्राप्त हुआ है यहाँ पे, और x के गुणांक का पक्षांतर इसके बटे में कर दें तो यहाँ आएगा हमारा 0 के बराबर, तो इसका आंसर होगा 0। 31वां प्रश्न, जिसमें आप देख रहे हैं कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख एक खालिस्तान होता है, तो इसे आप लिखेंगे सरल रेखा होता है। इसका आंसर होगा सरल रेखा होता है। और 32वां प्रश्न, जिसमें x या 2 y या 2 का गुणनखंड है, तो जैसे कि आप जानते हैं कि इसका गुणनखंड आता है x धन y और x ऋण y के बराबर, ये इस तरीके से आपको लिख देना है। अब बच्चों 33वां प्रश्न में थेल्स का एक प्रसिद्ध शिष्य खालिस्तान था, तो यहाँ पे आपको लिखना है पाइथागोरस। पाइथागोरस थेल्स के प्रसिद्ध शिष्य थे। इसके बाद आइए अगला प्रश्न देखें, जिसमें हम देख रहे हैं 34वां प्रश्न, खालिस्तान अपने भाग से बड़ा होता है, तो हमेशा यहाँ पे पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। और 35वें प्रश्न में यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें, तो आप जानते हैं जब दो रेखाएं एक दूसरे के प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण हमेशा कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, तो यहाँ पे आपको लिखना है बराबर होते हैं। इसके बाद वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती हैं परस्पर, यहाँ पे आप जब रेखा समांतर होती है तो एक दूसरे के समांतर भी होंगी, तो इसका आंसर लिखना आपको समांतर होती है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 37वां देखें, जिसमें हम देख रहे हैं कि यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो खालिस्तान कोण बराबर होते हैं। जब दो रेखाएं बच्चों यहाँ पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो इनके जो शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। इसके बाद आइए 38वां प्रश्न देखिए, रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु हैं एक, इसमें लिखेंगे हम रेखाखंड। भाई आपने रेखा बनाए और इसके दो अंत बिंदु बना दिए, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ये जो प्राप्त हुआ है आपका, ये आपका रेखाखंड कहलाता है। इसके बाद चलिए
39वां प्रश्न, किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण। तो इसका जो आंसर देना है, समबाहु त्रिभुज आपने देखा है कि इस प्रकार से बनता है और तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। इसमें इसका प्रत्येक कोण, त्रिभुज आप देख रहे हैं यहाँ पे समबाहु त्रिभुज, और इसमें लिखा है कि प्रत्येक कोण तो 60 अंश के बराबर होगा, हम लिखेंगे यहाँ पे प्रत्येक कोण 60 अंश का होगा। सभी समकोण एक दूसरे के खालिस्तान होते हैं, 40वां प्रश्न है। तो इसका जो आंसर है उसको लिखना है आपको बराबर। इसके सभी जितने भी समकोण है सब में आपको 90 अंश का कोण दिखाई देता है जो कि बराबर होते हैं। इसके बाद आइए प्रश्न क्रमांक 41वां, जिसमें दो कोण जिनका योग 180 अंश होता है। अगर यहाँ पे आप देख रहे हैं ये इस तरीके से, ये दोनों कोण इसका योग 180 अंश है, तो ये हमेशा आपके समपूरक कोण। और इसी तरीके से जब दो कोणों का योग 90 अंश होता है तो 90 अंश के कोण आप देख सकते हैं इस तरीके से होते हैं, तो ये पूरक कोण की परिभाषा के आधार पर इसे पूरक कोण कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 43 देख रहे हैं, जिसमें हम देख रहे हैं यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हों तो त्रिभुज कहलाता है। अब देखिए दो भुजाएं बोल रहे हैं, ये दोनों बराबर हैं, तीसरी भुजा बराबर नहीं है, तो ये दोनों आपस में बराबर है, दो भुजाएं बराबर, तो इसका हम नाम देंगे समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। इसके बाद आइए प्रश्न क्रमांक 44 देखें, जिसमें आप देख रहे हैं त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग। तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग हमेशा 180 अंश के बराबर होता है। और 43 प्रश्न, एक ही त्रिभुज की दो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण हमेशा बराबर होते हैं और समान आकार एवं समान आकृति वाली आकृतियां सर्वांगसम होती हैं, इसे लिखेंगे सर्वांगसम होती हैं। इसके बाद बच्चों प्रश्न क्रमांक 47 देखें, जिसमें त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं, दो बराबर कोण हैं तो इनके सामने की जो भुजाएं हैं ये दोनों आपस में बराबर होती हैं, तो इसे लिखेंगे हम बराबर होती हैं। इसके बाद बच्चों प्रश्न क्रमांक 48, जिसमें आयत का प्रत्येक कोण जैसे कि आप जानते हैं 90 अंश का होता है। और 49वां प्रश्न, समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे खालिस्तान सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। देखिए आपको समांतर चतुर्भुज बना के बताते हैं, ये समांतर चतुर्भुज हो गया। आप यदि इसमें विकर्ण बना दिए तो आप देखें ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम होते हैं, तो कितने त्रिभुज प्राप्त हुए, दो त्रिभुज, दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित हो गए। 50वां प्रश्न देख रहे हैं, जिसमें आपको समचतुर्भुज के विकर्ण खालिस्तान पर समद्विभाजित करते हैं, तो इसका जो आंसर लिखना है बच्चों समकोण पर, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। 51वां प्रश्न देखें। अब 51वें प्रश्न में जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण तो हमेशा इसमें बराबर होते हैं। और अगला प्रश्न, समान भुजाओं वाले दो वर्ग सर्वांगसम होते हैं। अगर समान भुजाएं हैं तो दोनों वर्ग एक दूसरे को ढक लेते हैं, अर्थात वह कैसे होंगे, सर्वांगसम होंगे। आइए 53 प्रश्न देखें, जिसमें आपको समकोण की माप पूछ रहा है, तो समकोण की माप हमेशा 90 अंश की होती है। और 54वें प्रश्न में एक समचतुर्भुज है तो उसके विकर्ण परस्पर खालिस्तान होते हैं, तो इसमें लिखेंगे समद्विभाजित होते हैं, इसका आंसर देना है समद्विभाजित। 55वां प्रश्न, एक वर्ग के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं और बराबर होते हैं। इसके बाद तो 56वां प्रश्न, जिसमें किसी समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे, इसका आंसर देंगे बच्चों दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। इसी प्रकार से आयत का प्रत्येक कोण आप देखते हैं कि 90 अंश का होता है। ये आयत आप देख रहे हैं, ये आयत बना हुआ है जिसमें सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण आप देख सकते हैं कि ये 90 अंश का हमें प्राप्त होता है। प्रश्न क्रमांक 58वां, जिसमें वृत्त की सबसे बड़ी जीवा की बात हो रही है, तो इसमें हम यदि वृत्त बनाते हैं और इसकी सबसे बड़ी जीवा की बात करते हैं जो केंद्र से होकर जाती है, इसके हम हमेशा व्यास के नाम से जानते हैं, इसे आप याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद समान त्रिज्याओं वाले दो वृत्त, अगर एक जैसी त्रिज्याएं हैं दोनों वृत्तों की तो आप देख रहे हैं एक जैसे दिख रहे हैं और एक दूसरे को ढक लेते हैं, अर्थात ये सर्वांगसम होंगे। कैसे होंगे, सर्वांग सम होंगे। इसके बाद बच्चों अर्धवृत्त की बात हो रही है, तो अर्धवृत्त पर बना कोण, यहाँ पे आप वृत्त बना दें, इसका आधा करते हैं, एक कोण बनाए तो हमेशा ये 90 अंश का प्राप्त होता है, तो कोण 90 अंश होता है या समकोण होता है, आप लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों प्रश्न क्रमांक 61वां देख रहे हैं, जिसमें हम बोल रहे हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का योग खालिस्तान होता है, तो इसका आंसर देंगे बच्चों 180 अंश होता है। 62वां प्रश्न, जिसमें हम देख रहे हैं कि किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे, यहां लिखेंगे हम समद्विभाजित करता है। आप वृत्त बना दें और यहां से केंद्र है और जीवा बना दिए और इससे लंब खींचते हैं तो ये जीवा को दो बराबर भागों में विभाजित कर देता है। बच्चों अगला प्रश्न देखें, जिसमें यदि किसी त्रिभुज की तीन भुजाएं ए बी तथा सी हैं
उसका अर्ध परिमाप होगा। तो हमेशा अर्ध परिमाप जो होता है वह होता है a धन b धन c बटा 2 के बराबर। और इसके बाद पूछा है उसने शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, तो पाई आर एल होता है। और अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता तो पाई आर कोष्टक में आर धन एल लिखा जाता। अब बच्चों शंकु का आयतन की बात हो रही है, तो इसमें शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 अर्थात पाई आर स्क्वायर एच 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। गोले का आयतन पूछा है तो इसमें लिखेंगे हम 4/3 पाई आर की घात 3 के बराबर होता है। और आंकड़ों के अधिकतम और न्यूनतम मान के अंतर को हम परास या परिसर के नाम से जानते हैं। तो आपको यहाँ पे आंसर देना है परास कहते हैं। अगला प्रश्न है किसी वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह ज्ञात करने का सूत्र है। तो वर्ग चिन्ह ज्ञात करने के लिए हमेशा आप ये जो सूत्र देख रहे हैं नीचे, इसमें आप देखेंगे, इसमें आप ऊपरी सीमा धन निम्न सीमा बटा 2 भर लिख दें, तो इसका आंसर भी आप देख रहे हैं 69 का 2 आ रहा है। लेकिन आपको अगर सूत्र पूछ रहा है तो ये पूरा आपको लिखना पड़ेगा। अब आइए बच्चों हम 17वां प्रश्न देखें। चलिए बच्चों हम 17वां प्रश्न देख रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है आयत चित्र खालिस्तान वर्ग अंतरालों के लिए प्रयुक्त दंड आलेख होता है। तो यहाँ पे आपको इसका आंसर देना है सतत, इसका आंसर आएगा सतत वर्ग अंतरालों के लिए दंड आलेख होता है। अब आप 71वां प्रश्न देख रहे हैं जिसमें आपको वर्ग की चौड़ाई ज्ञात करना है। तो हमेशा ऊपरी सीमा से निम्न सीमा को घटा देते हैं, जो प्राप्त होता है वो उसका की चौड़ाई होती है। तो यहाँ पे 20 प्राप्त हुई अर्थात 20 चौड़ाई होगी। और इसके बाद अगला प्रश्न है 72वें नंबर का, जैसे कि देख रहे हैं ऊपरी सीमा धन निम्न सीमा बटे 2। तो ये हमारा सूत्र है वर्ग चिन्ह का। और इसके बाद किसी वर्ग की उच्च सीमा एवं निम्न सीमा का अंतर हमेशा ये कहलाता है वर्ग अंतराल। इसे हम वर्ग अंतराल के नाम से जानते हैं। तो बच्चों ये था आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले महत्वपूर्ण 70 प्रश्न जो कि आप देखें। और यदि आपको कंटेंट पसंद आता तो लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।